आपकी नींद बीच रात में खुलती है जब आपको अचानक ही किसी की चिलिंग प्रेजेंस फील होती है। एक ऐसी प्रेजेंस जो कि पहले तो फील होती है और जब आप अपनी आंख खोलते हैं तब आप अपने सामने एक डार्क फिगर देखते हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप किसी को मदद के लिए बुला लें, पर आप चिल्ला नहीं पाते। आप अपने बेड से उठकर भागना चाहते हैं लेकिन आप भाग भी नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको जकड़ लिया है, एज इफ आपकी अपनी बॉडी पे ही आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि 10 में से 4 लोगों ने अपनी लाइफ में एक या उससे अधिक बार द नाइट हैग को एक्सपीरियंस किया है। ये नाइट हैग या ओल्ड हैग उस सुपरनैचुरल क्रीचर का नाम है जो कि अपने विक्टिम्स पर बीच रात में अटैक करता है और अटैक करके उन्हें पैरालाइज कर देता है। इसीलिए इसे स्लीप पैरालिसिस के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। अब ये नाइट हैग क्या है और स्लीप पैरालिसिस से इसका क्या संबंध है, आज की वीडियो में हम और आप इसी टॉपिक पे बात करते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। द नाइट हैग या फिर ओल्ड हैग एक ऐसे सुपरनैचुरल क्रीचर का नाम है जिसे कॉमनली स्लीप पैरालिसिस के कंडीशन के साथ एसोसिएट किया जाता है। इस कंडीशन में एक इंसान को ऐसा फील होता है एज इफ एक सुपरनैचुरल बीइंग उनके चेस्ट पे या फिर उनके पैर के पास बैठा है और उन्हें मूव करने नहीं दे रहा। यह सुपरनैचुरल बीइंग कभी कभी इनविजिबल और कभी कदार विजिबल भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा और क्लासिक डिपिक्शन हेनरी फ्यूसेली ने अपने पेंटिंग द नाइटमेयर में किया था, जहां उन्होंने दिखाया है कि किस तरह विक्टिम को ऐसा फील होता है कि उसके चेस्ट या उसके फुट के पास कोई सुपरनैचुरल क्रीचर प्रेजेंट है जो कि उसे मूव करने नहीं दे रहा। अब अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हेनरी ने अपनी पेंटिंग का नाम स्लीप पैरालिसिस या फिर नाइट हैग नहीं रखा, बल्कि नाइटमेयर रखा है, जो कि हमें याद दिलाता है कि पहले के समय में नाइटमेयर वर्ड का इस्तेमाल दरअसल इसी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता था और मॉडर्न टाइम में आकर इसका मतलब बैड एंड स्केरी ड्रीम से कनेक्ट किया जाने लगा। अब बात करें डिफरेंट कल्चर्स की, तो जिस तरह समय के साथ साथ इस फेनोमेनन का नाम बदला, उसी तरह समय के साथ साथ अलग अलग कल्चर्स में इस फेनोमेनन का अलग अलग रूप सामने आया है। कहीं इसे डेड रिलेटिव्स के विजिट करने से एसोसिएट कर दिया जाता है, तो कहीं इसे एक सेक्सुअली वीक बना देने वाला डीमन कहा जाता है। कई लोग तो इसे ओल्ड विचेस भी बुलाते हैं, जिन्हें हैग के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्डिक फोकलोर यानी कि डेनमार्क और उसके आसपास के हिस्सों के फोकलोर की माने तो स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी सुपरनैचुरल कंडीशन है जो कि मारे नाम के एक सुपरनैचुरल क्रीचर की वजह से होता है। मारे नाम का ये क्रीचर सोते हुए लोगों के चेस्ट पर बैठकर उन्हें नाइटमेयर दिखाया करते हैं और उन्हें नाइटमेयर दिखाकर उनके फियर पे फीड करते हैं। आगे चलकर इस लेजेंड में इनक्यूबी और सकूबी का नाम भी ऐड हो गया, जहां ऐसा माना जाता है कि इनक्यूबी जो कि मेल क्रीचर है वो फीमेल पर्सन पे और सकूबी जो कि फीमेल है वो मेल पर्सन को टारगेट करते हैं टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज विद देम। कनाडा और साउथ कैरोलिना के आसपास के एरिया में स्लीप पैरालिसिस के लिए हैग को जिम्मेदार बताया जाता है, जहां हैग एक ऐसी पावरफुल विच है जो कि अपनी फिजिकल फॉर्म को लीव करके मिडनाइट में अपने विक्टिम के चेस्ट पर बैठती है, जिससे कि विक्टिम को अपने चेस्ट पर एक इनविजिबल वेट फील होता है और ब्रीदिंग में उसे डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से स्लीप पैरालिसिस को पहले हैग रिडन या ओल्ड हैग के नाम से जाना जाता था। बात करें फिजी की, तो यहाँ इस एक्सपीरियंस को काना तेवोरो के नाम से जाना जाता है, जिसका ट्रांसलेशन है बीइंग ईटन बाय अ डीमन। यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये डीमन उन डेड रिलेटिव्स की स्पिरिट्स होती हैं जो कि अपना कोई अधूरा काम वापस करने आते हैं और वो अपने जानने वाले लोगों को कोई जरूरी बात बताने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विक्टिम के नींद खुलने के बाद उन्हें अपने डेड रिलेटिव का नाम पुकारना होता है और फिर अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना होता है फॉर द स्पिरिट, जिससे कि वो स्पिरिट वापस उस पर्सन को परेशान ना करे। अब टर्की में स्लीप पैरालिसिस को काराबेसन के नाम से जाना जाता है और बाकी की कंट्रीज की तरह ही यहाँ भी इसे एक डिमोनिक एक्टिविटी की तरह ही कंसिडर किया जाता है। यहाँ इस सुपरनैचुरल बीइंग को जिन या फिर सिन के नाम से जाना जाता है। जिन या सिन एक पर्सन के रूम में तब एंटर करता है जब वो इंसान मिडनाइट के समय गहरी नींद में हो और उसे इस तरह होल्ड करता है कि वो कोई मूवमेंट ना कर पाए और फिर ये जिन अपने विक्टिम का दम घोंट देता है।
इस जिन से बचने के लिए विक्टिम को अल्लाह से प्रे करना होता है बाय रीडिंग अल फलक और अल नास फ्रॉम कुरान। हालांकि यहाँ इस लेजेंड में एक ट्विस्ट भी है। ऐसा माना जाता है कि ये जिन एक लार्ज हैट पहनकर आता है और अगर विक्टिम जिन की हैट हटा दे तो जिन सारी जिंदगी उसका गुलाम बनकर रहता है, जस्ट लाइक अलादीन एंड हिज जिन। अब हो सकता है यहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत इधर उधर हो क्योंकि मैंने इसे वेबसाइट से कलेक्ट की है, तो अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ कमिंग टू थाईलैंड, वहाँ ऐसा माना जाता है कि स्लीप पैरालिसिस इज ए डिस्कम्फर्ट जो कि एक घोस्ट के द्वारा होता है, जो कि थाई फोकलोर में पियाम नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये घोस्ट अपने विक्टिम का केवल दम नहीं घोटता, बल्कि इसका इनकाउंटर करने वाले पर्सन के बॉडी पर नेक्स्ट डे ब्रूजेस यानी चोट के निशान रह जाते हैं। पीएम घोस्ट थाई फोकलोर में इतना कॉमन है कि इसकी स्टोरीज थाई कॉमिक्स में भी अवेलेबल है। नाउ एक फनी बिलीफ जो कि स्लीप पैरालिसिस के बारे में पाई जाती है वो है ईस्टर्न चाइनीज फोकलोर्स में, जहां ये माना जाता है कि माउस यानी कि चूहा रात को ह्यूमन की ब्रीथ चुराने आता है। जी हाँ, चूहा ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उन्हें ह्यूमन की ब्रेथ चुरा लेने से स्ट्रेंथ मिलती है और इस तरह माउस लंबा जी लेते हैं और रात को ह्यूमन बनने की पावर भी पा लेते हैं। ये माउस अपने विक्टिम्स के नॉस्ट्रिल के पास बैठकर उनकी ब्रेथ या फिर ब्रीथ जो भी आप बोलते हो उसे स्टील करते हैं, जिससे उस पर्सन को दम घुटने का एहसास होता है। अब बात करें एशिया और उसके आसपास के इलाकों की, तो कश्मीर में इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ की माइथोलॉजी का एक क्रीचर पसिकधर या फिर साया रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा माना जाता है कि साया उस घर में अटैक करता है जहाँ सफाई नहीं रखी जाती या फिर जहाँ वर्शिपिंग नहीं की जाती। साया उन लोगों को भी अपना टारगेट बनाता है जो कि किसी तरह की सैटेनिक रिचुअल से नोइंगली या अननोइंगली जुड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान में स्लीप पैरालिसिस को शैतान का साया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये किसी एनिमी द्वारा किया गया कर्स या ब्लैक मैजिक का नतीजा है। इससे बचने के लिए बच्चे और खास करके यंग लड़कियां अपने गले में एक एम्यूलेट पहनती हैं जिसे हम तावीज के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ताबीज बुरी नजर, कर्स और ब्लैक मैजिक वगैरह से इंसान की रक्षा करता है। कमिंग टू बुद्धिज्म, यहाँ ऐसा बिलीव किया जाता है कि इस तरह की फिनोमेनन के लिए मैरन रिस्पॉन्सिबल है। मैरन या फिर मेरन उस डिमोनिक किंग का नाम था जो कि लॉर्ड बुद्धा को उनके मेडिटेटिव स्टेट से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी वुमेन का रूप ले लेता था और उन्हें सेड्यूस किया करता था। कुछ और माइथोलॉजीज में मैरन की बेटियों को वो वुमेन बताया गया है जो कि लॉर्ड बुद्धा को सेड्यूस करके उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश करती हैं। तो अभी तक की वीडियोस देखकर आप इतना जरूर समझ रहे होंगे कि डिफरेंट कंट्रीज में ये फिनोमेनन डिफरेंट रूप लेता हुआ दिखता है, जहां मोस्ट ऑफ देम शोकेसेस अ डीमन या क्रीचर जिसकी वजह से कोई पर्सन सफर करता है। बट क्या ये सच में इतना डार्क और डिमोनिक है जितना इसे समझा और दिखाया गया है? दरअसल साइंटिफिक डिस्कवरीज की माने तो स्लीप पैरालिसिस एक कंडीशन है जो कि लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस और एडिक्टिव सब्सटेंसेस यूज करने जैसी कई कारणों से होता है। हर एक इंसान सोते वक्त एक ऐसे स्टेट में पहुंचता है जिसे रेम स्लीप कहा जाता है। रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेट में ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और ये आईज को कंट्रोल करता हुआ बाकी सारी बॉडी से कनेक्शन लूज कर देता है, विच मीन्स कि ये कुछ समय के लिए कुछ स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब ऐसा होने पर किसी पर्सन के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है, जिससे लोगों का जी मचलने लगता है या फिर उन्हें सांस आने में भी दिक्कत होने लगती है। एज अ रिजल्ट जब वो पर्सन एकदम से उठता है तो वो इन्हीं सिम्टम्स को महसूस करता है और ये सिम्टम्स हो सकते हैं बॉडी मूवमेंट ना कर पाना, सांस फूलना, जी भारी लगना इत्यादि। अब ऐसी कंडीशन में डर के कारण इंसान घोस्ट वगैरह इमेजिन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा फील होता है एज इफ इस कंडीशन के पीछे किसी घोस्ट वगैरह का हाथ है। वी ऑल नो कि ह्यूमन ब्रेन कितना पावरफुल है और लोग किसी भी चीज को देखकर इमेजिन करने लगते हैं एज इफ उनके ऊपर कोई बैठा है। अब यहाँ इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि एंशियंट टाइम में स्लीप पैरालिसिस में लोगों को जो डार्क फिगर्स दिखे या जो डीमंस दिखे वो सच है या नहीं, बट दिस थिंग इज वेरी क्लियर कि ये ह्यूमन ब्रेन की एक नाटकीय स्थिति को दर्शाता है और हमारे सामने कुछ ऐसे फिनोमेनन को दर्शाता है जिसका जवाब आज भी क्लियर नहीं है और शायद आगे भी क्लियर ना हो पाए। यहाँ मेरा सवाल आपसे है कि आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में मानते हैं या फिर इनमें से किसी फोकलोर्स को। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।